अस्सलाम वालेकुम। नोवेल उर्दू रीडिंग चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरा नाम तंजीला है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है रीडिंग का। और आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे नॉवलेट और नॉवेल्स सुनने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो चले आए, सबसे पहला नॉवलेट स्टार्ट करते हैं। तूने मेरा रूप संवारा, जिसकी राइटर हैं अस्मा कादरी। कलर्स के मामले में तुम्हारा टेस्ट अभी तक वैसे का वैसा ही है, एकदम बकवास और गैर संजीदा। ढेरों शॉपिंग बैग्स सामने रखे, बड़े ज़ौक़ शौक़ से अपनी खरीदी हुई अशिया जुमला हाज़रीन को दिखाकर दाँत समेटते मसब उमैर से ये बात कहने की जुर्रत सिर्फ रोहीना ज़हीर ही कर सकती थी। तुम कलर्स को छोड़ो, मेरा टेस्ट तो हर मामले में ही अभी तक वैसे का वैसा ही है, बकवास और गैर संजीदा। वो भी मसब उमैर था, बिना माथे पर शिकन डाले इसकी बात इसी को लुटाकर पूरे इत्मीनान से कारपेट पर फैली अपनी शर्ट्स समेटकर वापस बैग्स में रखने लगा। तमाम लोगों के चेहरे बेसाख्ता दौड़ जाने वाली मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि इन्होंने मसब की इस बरजस्तगी से बेहद लुत्फ लिया है। टेस्ट चाहे कुछ भी हो, हर पसंदीदा चीज़ इंसान की दस्तरस में आ जाए ये ज़रूरी तो नहीं। वो मसब की बात के पस मंज़र से खूब वाकिफ थी, सो पूरी जान से सुलग कर बोली और फिर अगले ही लम्हे कमरे से वॉकआउट कर गई। हाय, इसे क्या हुआ? पागल हो गई है भला? यूं बुरा मानने वाली क्या बात थी? मजाक की बातों को कौन इतना बढ़ाता है? सब लोग उसकी इस हरकत पर अपनी अपनी जगह हैरान से बैठे रह गए थे। अभी तक दोनों में एक मिनट के लिए नहीं बनती। मेरी समझ में नहीं आता कि सारी जिंदगी कैसे साथ रहेंगे। ये छोटी पुप्पो थी, मसब उमैर के चेहरे पर फैलते तारीक साए से बेखबर अपनी तशवीश का बरमला इजहार करती हुई। कुछ नहीं होता नरजिस, शादी के बाद सब संभल जाते हैं। न लड़कों में इतना लाउबालीपन बाकी रहता है और ना ही लड़कियों में कंवारेपन की तनदही। ताई अम्मा ने एकदम बदल जाने वाली सूरत हाल को दूर अंदेशी से संभाला दिया तो रोहिना की अम्मी की जान में जान आई। वो अपनी जेठानी की सुलझी हुई तबीयत की शुरू ही से कायल थी, सो कम उम्री में ही रोहिना का रिश्ता इनके बेटे से करते इन्होंने जरा भी हिचकिचाहट का इजहार न किया। लेकिन वो अपनी लाडली बेटी का क्या करती, जिसका यकसर मुख्तलिफ मिजाज जरा भी मसब से मेल न खाता था। बचपन से ही इन दोनों में एक पल के लिए नहीं बनती थी। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर मामले में दोनों की पसंद नापसंद में शदीद इख्तलाफ था। बल्कि इस हवाले से एक को मगरिब और दूसरे को मशरिक कहा जाता था। इब्तिदा में इन लोगों ने दोनों के मिजाज के इस फर्क और आपस के झगड़ों को नादानी और नासमझी से ताबीर किया और कोई खास अहमियत नहीं दी। लेकिन अब यह फर्क वाज़िया होने लगा था। खुसूसन रोहिना की अम्मी इस सिलसिले में काफी तशवीश का शिकार थी। इतने साल बेटी को मसब के नाम पर बिठा रखा था, अपनों और गैरों सबको खबर थी कि रोहिना मसब की मंगेतर है। अब अगर खुदा न ख्वास्ता ये रिश्ता कायम न रहता तो वो किस तरह लोगों का सामना करती और इन्हें बताती कि हर तरह से लायक और खानदान ही के लड़के से रिश्ता टूटने के पीछे आखिर कौन सी वजह थी, जबकि इन्हें अभी रोहिना के बाद 2 बेटियां और भी निपटानी थी। अरे मेरी प्यारी चच्ची, किन फिक्रों में डूबी हैं? अभी तो मुझे आपको वो किस्सा भी सुनाना है जब नहायत हसीन गोरी चिट्टी मेम ने आपके इस प्यारे भतीजे के इश्क में डूबकर कैनेडियन शहजादे का रिश्ता ठुकरा दिया था। इनके गले में बाहें डालकर वो बड़े लाड से बोला, लेकिन कनाडा में शहजादे कब होते हैं मसब भाई? आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें। शबीना ने इसकी बात पर एहतजाज किया। कनाडा में 4 साल गुजार कर कौन वापस आया है? आप? इसके डिपट कर पूछने पर वो मरी मरी आवाज में बोली, तो फिर वहां के बारे में मेरी मालूमात ज्यादा काबिल भरोसा है या तुम्हारी? लेकर खामखा अपनी बड़ी बहन की तरह बीच में टांग अड़ाकर बात का मजा किरकिरा कर दिया। हाँ तो प्यारी चच्ची, किस्सा कुछ ऐसा है कि जब मैं पहले ही दिन एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सामने खड़ी वो हसीनो जमील दोशीज़ा मुझे देखकर गुमसुम हो गई और लगी टिकटकी बांधकर मुझे देखने में। शर्म हया का पैकर मशकी लड़का इसकी इस दीदा दलील पर अपनी जगह लाज खाकर रह गया। इन कमबख्त मारियों में तो लाज नाम की चीज होती नहीं। मजबूरन मुझे ही शर्माना पड़ा। वो मुझसे ले लेकर एक नावकूफ पजीर होने वाले वाक्य को नमक मिर्च लगाकर सुना रहा था और कमरे में गूंजते कह के इस बात के गवाह थे कि कुछ देर पहले छा जाने वाली टेंशन का अब वहां कोई नामो निशान नहीं था। रोहिना, मेरे कमरे में आओ तुम। अपने कमरे की तरफ बढ़ती रोहिना को अम्मी ने जिस लहजे में हुक्म दिया
वो इनके मिजाज की बरहमी भांपने के लिए बहुत काफी था। जी अम्मी, बस अभी 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आती हूँ, धीमी आवाज में जवाब देकर वो अपने कमरे में घुस गई। आज आपी की खैरियत नहीं। अम्मी का मूड सख्त ऑफ है। पता नहीं अब तक किस तरह बर्दाश्त से काम ले रही थी। ये सबसे छोटी तहमीना थी जिसका कहा जुमला कमरे में दाखिल होते ही इसके कानों में पड़ा। मूड ऑफ होने वाली बात तो खैर आपी ने की ही थी। वो तो मसब भाई हैं, इतने हंसमुख और सुलझो हैं कि बड़ी से बड़ी बात भी मजाक में टाल देते हैं। शबीना का जवाबी तबसरा इसे पूरी जान से सुलगा गया। मसहब की शख्सियत का यही रुख तो था जो इसे कभी भी पसंद ना रहा था। 4 साल पहले जब वो कनाडा जा रहा था तो इसने सोचा था कि शायद माहौल की तब्दीली मसहब उमैर के मिजाज में भी तब्दीली ले आए, लेकिन अब जबकि वो वापस आ चुका था और पहले से ज्यादा शौक और गैर संजीदा दिखाई दे रहा था, तो उससे इसका ये रूप कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने जीवन साथी को एक संजीदा और बुर्दबार शख्सियत के तौर पर देखने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन इस मामले में मसहब उमैर ने इसे पूरी तरह मायूस किया था। जिंदगी के मामलात हंसी मजाक में टालकर तय नहीं किए जाते। इसका दिल चाहा कि शबीना को जवाब दे, लेकिन फिर एक लंबी बहस छिड़ जाने का अंदेशा था। और दूसरी तरफ वो अम्मी से सिर्फ 2 मिनट का कहकर आई थी, सो खामोशी से अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आज जिस बदतमीजी का मुजाहरा तुमने मसहब के सामने किया है, क्या मैंने तुम्हें इसकी तरबियत दी है? अब वो अम्मी के सामने बैठी इनकी डांट सुन रही थी। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की अम्मी, सिर्फ उसकी बात का जवाब दिया था। वो मिनमनाई। सिर्फ जवाब दिया था? कितने आराम से कह रही हो, लेकिन इस बात का कोई ख्याल नहीं कि शुरुआत तुम्हारी ही तरफ से हुई थी। तुम्हें क्या जरूरत थी इसके लाए हुए कपड़ों के रंग पर तबसरे करने की? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आ रहे थे तो तुम खामोशी से अपना मुंह बंद रख कर बैठ सकती थी। वो शदीद गुस्से में उसे मुसलसल डांटे जा रही थी और जवाबन वो बेबसी से होंठों को दांतों की मदद से कुचलने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो इन्हें ये तो बताने से रही थी कि इसे मसहब उमैर के कपड़ों के रंग से ज्यादा इसकी आंखों के बदलते रंगों पर एतराज था, जो इसकी तरफ देखते न जाने कितने रंगों में ढल जाते थे। मैं ये सब तुम्हारे भले ही के लिए कह रही हूँ। लड़कियों का इस कदर मुंह फट होना कोई पसंद नहीं करता। आज जिस बात को हंसी मजाक में टाल दिया गया, कल को वही मसला भी खड़ा कर सकती हैं। लड़की होने के नाते तुम्हें यूं भी एहतियात से काम लेना चाहिए, और तुम हो के अपने ससुराल में अपने होने वाले शोहर के साथ ही इस कदर बदतमीजी का मुजाहरा कर रही थी। इसकी खामोशी को महसूस करके वो कदरे नरम पड़ी। ये ससुराल कहाँ से आ गया बीच में? मैं किसी ससुराल वसुराल को नहीं मानती। वो मेरे ताया अब्बू और ताई अम्मा का घर है, और बस। वो एकदम ही तनतना कर बोली, और बस। अम्मी को हैरत का शदीद झटका लगा। और वो जो 6 साल पहले तुम्हारी ताई अम्मी ने तुम्हारे हाथ में मसहब के नाम की अंगूठी डाली थी, वो कुछ नहीं? वो जो तुम अपने इतने अरसे से ईद बकर ईद के जोड़े और ढेरों तोहफे अपने ताया ताई से वसूल कर रही हो, वो किस रिश्ते के हवाले से है? तो इससे क्या होता है? क्या वो लोग अपनी भतीजी को ये सब नहीं दे सकते? इसने ढटाई का मुजाहरा करना चाहा। भतीजियों भांजियों को जिस तरह दिया दिलाया जाता है, इसमें और होने वाली बहू को देने दिलाने में जो जमीन आसमान का फर्क होता है, वो तुम इतनी नन्ही नहीं हो कि समझ ना सको। और यहाँ समझने समझाने का कोई मसला ही नहीं। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इन्होंने तुम्हें अपनी बहू नामजद किया था, और हमने तुम्हारे माँ बाप ने इस रिश्ते की मंजूरी दी थी। अब तुम कौन होती हो इतने साल बाद इस रिश्ते को की अहमियत को समझने से इनकार करने वाली? इनका किसी कदर मध्यम पड़ जाने वाला गुस्सा पहले से भी ज्यादा शिद्दत से उठ कर आया था। आपने इतनी कम उम्री में मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया। आप लोग इतनी उजलत से काम लेने के बजाय जरा रुक कर फैसला करते, कम अज कम मेरे मेच्योर होने तक ही इंतजार कर लेते, तो मैं जब की तरह शर्मा हजूरी में खामोश रहने की बजाय आज अपनी राय देने के काबिल तो होती। अम्मी के गुस्से के बावजूद उसे लगा कि अगर अब भी इसने कुछ ना कहा तो जिंदगी भर कुछ ना कह सकेगी। अच्छा, तो अब दे दो तुम अपनी राय। क्या कमी है मसहब में जो तुम उसे रद्द कर रही हो? पढ़ा लिखा नहीं, खानदान में तुमसे कमतर है, शक्ल सूरत मामूली है, रुपए पैसे की कमी है, या खुदा ना ख्वास्ता किसी बुरे फेल में मुलविस है? मेरा मिजाज इससे मेल नहीं खाता। वो नहायत गैर संजीदा इंसान है, और तुम नहायत संजीदा मिजाज हो जो ऐसे बचकाना ख्यालात का इजहार कर रही हो। अरे, अगर चिराग लेकर भी निकलूंगी तो मसहब जैसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें।
रही मिजाज मिलने की बात, तो वो कभी तुम्हारा हमसे भी नहीं मिला, तो क्या इस बात के पीछे तुम हमें भी छोड़ जाओगी? अम्मी मुकम्मल तौर पर जलाल में आ चुकी थी। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें अम्मी। मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मैं तुम्हारे अब्बू से कहूँ कि कल वो तुम्हारे ताया ताई को बुलाएं और कोई करीब की तारीख देकर इनसे तुम्हारी रुखसती की बात करें, वरना तुम तो शायद हमारे सर पर खाक डलवा कर ही रहोगी। इन्हीं बातों से डर कर लोग बेटी के पैदा होने पर घबराते हैं। अम्मी गुस्से में इतनी सख्त बात कह गई थी कि अब इसके पास एहतजाज की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। उमैर काज़मी और ज़हीर काज़मी सगे भाई होने के बावजूद एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ थे। ज़हीर छोटे होने के बावजूद नहायत संजीदा और पढ़ाकू थे, तो उमैर हद दर्जा शौख मिजाज और किताबों से भागने वाले। मिजाज का फ़र्क अमली ज़िंदगी में भी सामने आया। ज़हीर पढ़ लिख कर लेक्चरशिप की तरफ चले गए और उमैर ने किस्मत की मेहरबानी से अपने छोटे पैमाने से शुरू किए जाने वाले बिजनेस में इतनी तरक्की की, चंद बरसों में कहीं से कहीं जा पहुंचे। अलबत्ता औलाद के मामले में दोनों भाइयों की जिंदगी में एक खाना खाली था। ज़हीर औलादे नरीना की खुशी से महरूम थे, तो उमैर के घर अल्लाह की रहमत ने अपनी झलक न दिखाई थी। ज़ाहिर दिखाई देते इन इख्तलाफात के बावजूद दोनों भाइयों के दिल बाहम एक थे। जहाँ लोग ज़हीर काज़मी की महदूद आमदनी और तीन तीन बेटियों के बोझ पर अफसोस करते, वहीं उमैर अपने छोटे भाई की काबिलियत और लियाकत के हद दर्जा दिलदादा थे। इन्होंने कभी भी ज़हीर की बेटियों को अपने इकलौते बेटे से कम न समझा था, खुसूसन रोहीना तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीज थी, बिल्कुल ज़हीर ही की तरह संजीदा और पढ़ाकू। शायद यही वजह थी कि इन्होंने रोहीना के मैट्रिक करने से कबल ही इसे मसहब के लिए मांग लिया था। इनकी छोटी बहन नरजिस जो ना जाने कब से अपनी बेटी के लिए मसहब के ख्वाब देख रही थी और भाई से अपनी बात मनवाने के लिए किसी खास मौका के मुंतजिर थी। एक यकदम तय पा जाने वाले इस रिश्ते पर भुखला कर रह गई। अब इस सिलसिले में इनकी वाहिद उम्मीद रोहीना और मसहब के मिजाजों में पाया जाने वाला फ़र्क था, जिसे वो अक्सर इस कदर बढ़ा चढ़ा कर पेश करती कि रोहीना को अपना और मसहब का साथ निभाना वाकई बेहद मुश्किल महसूस होता। मंगनी के वक्त तो इसने अम्मी अब्बू के फैसले पर करते हुए आराम से मसहब के नाम की अंगूठी पहन ली थी। यूं भी इतनी सी उम्र में वो इस रिश्ते और इससे मुंसलिक नज़ाकतों को समझने से कासिर थी, लेकिन बाद के अरसे में इसे अपने और मसहब के दरमियान का फ़र्क इतनी बार दिखाया गया कि वो अपनी सोचों को उलझने से रोक न सकी। बचपन के वो सारे किस्से जो इसकी याददाश्त से महव हो चुके थे, इस अरसे में इतनी बार दोहराए गए थे कि इसे असबर हो गए थे। तुम्हें याद है रूही, एक बार तुम्हारी सालगिरह पर मसहब ने तुम्हें बड़े खूबसूरत से गिफ्ट पेपर में पैक करके एक डब्बा दिया था, और जब तुमने वो गिफ्ट खोला था तो इसमें से ढेर सारे लाल बैग निकल कर पूरी डाइनिंग टेबल पर फैल गए थे। फूफा हंसते हंसते याद दिलाती और इसका हल्का अंदर तक कड़वा हो जाता। मसहब की इस हरकत की वजह से इस रोज इसे अपने दोस्तों के सामने बड़ी सख्ती उठानी पड़ी थी। पैकेट में से निकलने वाले लाल बैग ने बड़ी अफरा तफरी मचाई थी। केक कटने के इंतजार में टेबल के गिर्द खड़ी इसकी सहेलियां दिलदोज चीखें मारती इधर उधर भाग रही थी। बेचारी सोनिया तो इस बुरी तरह डर कर भागी के सामने रखी कुर्सी को भी न देख पाई और इससे टकरा कर इस बुरी तरह गिरी कि इसकी कोहनियां और घुटने छिल गए। जबकि लाल बेग ने इस दौरान आज़ादाना मटरगश्त करते हुए केक समेत तमाम लवाजमात पर अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए थे। अगरचा अम्मी ने इसी वक्त इसकी दोस्तों की खातिरदारी के लिए हर चीज़ बेकरी से दोबारा मंगवा कर दे दी थी, लेकिन अपनी सालगिरह के छोटे से फंक्शन के खराब हो जाने का कल्प दिनों इसके दिल से ना निकल सका। वो घंटों इस घड़ी को कोसती रही थी जब इसने फोन पर बातें करते हुए यूं ही मसहब को अपनी सालगिरह और दोस्तों की आमद से बाखबर किया था, और वो इतना बड़ा मुफ्त खोरा था कि बगैर दावत मिले सिर्फ खबर सुनकर ही अगली सुबह तायाबा के साथ इनके घर आ धमका। रोहिना ने मसहब की इस हरकत पर रो रो कर तायाबा से शिकायत की थी, और वो वाकई इतने गुस्से में आ गए थे कि अगर ज़हीर इन्हें रोक न लेते तो यकीनन इनका हाथ इस पर उठ जाता। मैंने तो सिर्फ इसके साथ मजाक किया था डैडी, मुझे क्या पता था कि ये केक काटने से पहले ही नदीदों की तरह गिफ्ट खोलने बैठ जाएगी और इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सारा इल्जाम इसके सर डालते हुए इसने इतने आराम से अपनी गलती की वजाहत की थी कि रोहिना वाकई अपनी जगह शर्मसार होकर रह गई थी।
अगर वो इस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा ना करती तो यकीनन मसब का मजाक इतनी संगीन सूरत इख्तियार ना करता। गलती चाहे जिसकी भी थी, अब तुम दोनों झगड़ा खत्म करो और आपस में हाथ मिलाओ। ज़हीर काज़मी के हुक्म देने पर रोहिना को ना चाहते हुए भी मसब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा था, लेकिन इस दोस्ती में पायदारी कभी भी पैदा न हो सकी थी। सबब हमेशा मसब की शरारतें होती थीं। कभी वो रोहिना के स्कूल स्कूल बैग में रबर की छिपकली रख देता, तो कभी इसकी नोटबुक घर के ऐसे हिस्से में छुपा देता जहाँ तक रोहिना के ख्याल की पहुंच भी न होती। अपने घर में मसब की आमद के साथ ही वो बेहद अलर्ट हो जाती थी, क्योंकि इसे मालूम था कि वो कोई न कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे उसे परेशानी उठानी पड़े। लेकिन हर बार ही वो उसे जल दे जाता था। मसब की शरारतों का दायरा सिर्फ उसी तक महदूद नहीं था, बल्कि अक्सर शबीना और तहमीना भी इसका निशाना बनती रहती थीं। लेकिन वो दोनों रोहिना की तरह शोर मचाने या रोने धोने की बजाय मसब के साथ ऐसी ही कोई शरारत करके अपना बदला ले लिया करती थी। असल मसला तो रोहिना के साथ था, जो ना इस किस्म की हरकतें करती थी और ना ही इससे ये सब बर्दाश्त होता था। मसब से इसकी मंगनी भी सिर्फ इसी वजह से हो गई थी कि वो कॉलेज में पहुंचकर अपनी पढ़ाई में बेतरह मसरूफ हो गया था और इसे इन लोगों की तरफ आने और शरारतें करने का मौका नहीं मिलता था। इस अरसे में रोहिना के ज़हन से भी तमाम साबका वाक़यात के नक़ूश मद्धम पड़ गए थे, बल्कि इससे जुड़ जाने वाले नए रिश्ते ने धड़कनों में इसके लिए ख़ास लेप भी पैदा करती थी, जिसमें यकीनन ज़्यादा हाथ मसब पर दिए जाने वाले इसकी दोस्तों के कमेंट्स का था। चार्मिंग, डैशिंग, वंडरफुल, हैंडसम कौन सी इस्तिलाह थी जो लोगों ने इसकी तारीफ में बिला दरेर इस्तेमाल न की हो। और फिर मसब का तलीमी रिकॉर्ड और माली हैसियत भी ऐसी गैर मुतासिर कोई खूबियाँ न थीं जिससे कोई मरऊब हुए बगैर रह पाता। फिर वो तो कच्ची उम्र की लड़की थी, इसके हवाले से खूबसूरत ख्वाब देखने से खुद को कैसे बाज रख पाती। लेकिन इसके इन ख्वाबों को मसब ने बहुत बुरी तरह तोड़ा था। मंगनी के बाद जो 2 साल का अरसा मसब उमैर ने पाकिस्तान में गुजारा, वो रोहिना ज़हीर के लिए बड़ा सब्र आज़मा साबित हुआ। मंगेतर होने के हवाले से कोई ख़ुसूसी तवज्जो और अहमियत देना तो एक तरफ रहा, वो इसका मजाक उड़ाने का कोई मौका हाथ से जाने न देता। कभी इसे रोहिना की चुटिया छिपकली की दुम से मुशाबह नजर आती, तो कभी इसे इसकी खूबसूरत आंखों पर भैंस के दीदों का खुमार पसंद। इसके हल्के और मध्यम रंगों वाले मलबूसात पर वो इसे पूरी रूह का खिताब देता था। अगर इसकी किसी चीज़ की तारीफ करना तो दूर की बात, वो तो शायद इसकी किसी चीज़ को पसंद ही नहीं करता था। रूहीना के इस ख्याल को नरजिस फुप्पो की सबूही ने हमेशा तकवीत दी थी। रूही, ये मसब भाई हमेशा तुम्हारे ऊपर इतने बुरे बुरे रिमार्क्स पास करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े मामू ने जबरदस्ती इनसे तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया हो और वो दिल से इस रिश्ते पर राजी ही ना हो। सबूही लहजे में भरपूर तशवीश समेटकर इससे कहती और वो सदके दिल से ईमान ले आती। भला और क्या वजह हो सकती थी मसब के इस रवैये के पीछे? खानदान की दूसरी लड़कियों के बारे में तो वो कभी ऐसी बात नहीं करता था। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मसब भाई मिजाजन जरा मुख्तलिफ हैं। इन्हें आम लड़कों की तरह अपनी मंगेतर के पीछे घूमने और बिलावजह डायलॉग मारने की आदत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तुम पर तबसरे करते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ तुम्हें ही देखते हैं, इसलिए तुम्हें भी बिलावजह के वहम पालकर अपने आप को टेंशन में मुब्तला करने की कोई ज़रूरत नहीं। सोनिया इसके अंदेशों को किसी खातिर में ना लाते हुए इसे समझाती, तो उसे इसकी बात दुरुस्त महसूस होने लगती। यूं ही उम्मीदों वहम के दरमियान ढोलते इसकी मंगनी के 2 साल मुकम्मल हुए थे। रोहिना बेटा, आज शाम को तैयार रहना, मसब तुम्हें अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता है। अम्मी की बात सुनकर बायोलॉजी का चैप्टर रटती रोहिना के हाथ से किताब छूटते छूटते बची, जी अम्मी, क्या कहा आपने? मैंने सही से सुना नहीं। बेटा, 1 हफ्ते बाद मसब कनाडा जा रहा है। जाने से पहले वो तुम्हें एक बार अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता है। एक तो पहली बार इसने ऐसी कोई बात की है, और दूसरे वो इतनी दूर जा रहा है कि शायद कई साल तक वापसी मुमकिन न हो, इसलिए मैं इसकी फरमाइश रद्द न कर सकी। इसकी होनक शक्ल को देखते अम्मी ने जरा वजाहत से अपनी बात समझाई। जी अम्मी, ठीक है, मैं शाम में 7 बजे तक तैयार हो जाऊंगी। अम्मी को यकीन दहानी करवाते खुद इसके अपने दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। क्या वो जाते जाते मंगनी की अंगूठी मुझे वापस करके जबरदस्ती के इस बंधन से निजात चाहता है? दिल में उठते इस अंदेशे ने जहाँ बेचैन किया था,
वहीं उम्मीद की किरण भी चमकी थी। हो सकता है मुझे इस रिश्ते की खूबसूरती का एहसास दिलाना चाहता हो। जाते समय अपनी मोहब्बत का इतराफ़ और हमेशा खुद को मेरा पाबंद रखने का अहद करना चाहता हूँ। इसी उधेड़-बुन में इसका सारा दिन गुज़र गया था। अलमारी से एक-एक कपड़ा निकाल कर इसने अपने बेड पर ढेर कर दिया था, लेकिन इससे कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। शबीना का ख़्याल था कि इसे अपना ब्लू जॉर्जेट का सूट, जिस पर सफ़ेद मोतियों की खूबसूरत बेल लगी है, पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लू कलर मसब का फ़ेवरेट कलर है। खुद इसे ज़ाती तौर पर अपना ये सूट इतना ख़ास पसंद नहीं था, इसलिए वो कशमकश का शिकार थी। अरे, ये कपड़ों का ढेर क्यों लगा रखा है? क्या अलमारी की सेटिंग कर रही हूँ, वो भी एग्ज़ाम्स के दिनों में? कपड़ों के ढेर के पास परेशान बैठी रोहिना को सबूही की आवाज़ ने चौंकाया। आओ यार सबूही, तुम ही कुछ मशवरा दो, मेरा दिमाग तो इस वक्त बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा। वो बेजारी से कहते हुए कपड़े एक तरफ हटाने लगी ताकि इसके बैठने के लिए गुंजाइश निकाल सके। वैसे तो मैं इस वक्त तुमसे नोट्स लेने आई थी, लेकिन तुम दरख्वास्त करती हो तो तुम्हें मशवरे से भी नवाज दूंगी। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें मशवरा चाहिए किस सिलसिले में? वो रोहिना के बराबर में बैठते हुए बोली। तो यार, बात दरअसल ये है कि मतलब आज रात मुझे डिनर पर ले जा रहा है, तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। शबीना का ख्याल है कि मुझे इसकी पसंद का कलर पहनना चाहिए, लेकिन मैं कुछ मुतमईन नहीं हो पा रही। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? कुछ झिझकते हुए इसने अपना मसला बयान किया। तुम्हें क्या ज़रूरत है अभी से इसके पसंद नापसंद को अपनाने की? वो कौन-सा कभी तुम्हारी किसी बात का ख़्याल करता है जो तुम इसका ख़्याल करो? अव्वल तो तुम्हें इसके साथ डिनर पर जाने से ही इनकार कर देना चाहिए था। सबूही बजाय कोई मशवरा देने के से डिपने लगी। मुझसे किसी ने पूछा ही कब जो मैं इनकार करती? इसने तो डायरेक्ट अम्मी से इजाज़त ली है। अब अम्मी की इजाज़त के बगैर मेरे इनकार करने का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता। वो घबरा कर वजाहत देने लगी। चलो खैर, अम्मी के हुक्म पर इसके साथ डिनर पर जाना तुम्हारी मजबूरी सही, लेकिन और मामलात में तो अम्मी दखल नहीं देंगी। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि इसने जानबूझ कर तुम्हें तंग करने के लिए डिनर का प्रोग्राम रखा है। इसे मालूम है कि 2 दिन बाद तुम्हारा पेपर होने वाला है और वो नहीं चाहता होगा कि तुम सही तरह से अपनी पढ़ाई कर सको। याद नहीं, बचपन से इसकी आदत रही है तुम्हारे एग्जाम्स के दिनों में उल्टे सीधे प्रोग्राम रखकर तुम्हें डिस्टर्ब करने की। रोहिना को याद आ रहा था कि वो कैसे ऐन एग्जाम्स के दिनों में घर पहुंचकर शबीना और तहमीना के साथ उल्टे सीधे खेल तमाशे करता था और खुद इसे भी जबरदस्ती स्टडी टेबल से उठाकर अपने साथ शामिल होने पर मजबूर कर देता था। अब तुम्हें करना ये है कि कोई भी ऐसा ड्रेस पहनो जो इसे सख्त नापसंद हो, और इसके साथ घर से जाते वक्त भी ऐसा रवैया रखना कि वो तुम्हें जल्द अज जल्द वापस छोड़ जाए और तुम्हारा कम से कम वक्त ज़ाया हो। सबूही मुसलसल इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी। रोहिना को इसका हर मशवरा दिलो जान से कबूल था। दबते हुए बिल्कुल सादा ब्राउन सूट पर लाइट ब्राउन लिपस्टिक लगाए, बालों को सख्ती से चोटी की शक्ल में बांधे, हर किस्म की ज्वेलरी से मुगरा वो हॉर्न की आवाज़ पर घर से निकलकर मसब की गाड़ी की तरफ बढ़ी तो उसकी शक्ल के बिगड़ते जावियों ने इसे अच्छी तरह एहसास दिलाया कि वो अपने मकसद में कामयाब रही है और मसब इसकी तैयारी से सख्त बदमज़ा हुआ है। ख्याल तो ये था कि तुम्हें डिनर से पहले किसी खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाऊंगा, फिर तुम्हारे साथ डिनर और लॉन्ग ड्राइव होगी, लेकिन इस वक्त तुम मुझे इतनी जहर लग रही हो कि मैंने अपने प्रोग्राम में फौरी तौर पर एक तरमीम कर ली है और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने की बजाय एक दूसरी जगह छोड़ रहा हूँ। इसकी गाड़ी पर बैठते ही इसने बगैर किसी लाग लिपट के कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। रोहिना को अपनी प्लानिंग के दूसरे हिस्से पर अमल करने का मौका ही न मिल सका। इसकी इस बात पर उलझ कर हक्का बक्का बैठी रह गई। अगले 5 मिनट में वो इसे करीबी वाक़ एक कॉलर के सामने उतार चुका था। आप इनका हुलिया दुरुस्त करें, मैं अभी 25-30 मिनट में ड्रेस और दीगर चीज़ें आप तक पहुंचाता हूँ। रिसेप्शन में बैठी लड़की से कहकर वो इतनी तेज़ी से वहाँ से पलटा कि वो इसकी इस हरकत पर एहतजाज भी न कर सकी। जी बताइए, आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए? दुल्हन मेकअप करवाना है या पार्टी मेकअप? रिसेप्शनिस्ट के अल्फाज बज़ाहिर आम से थे, लेकिन इसका लहजा बता रहा था कि वो सिचुएशन को अपनी मर्जी का रुख देते हुए इसकी तरफ से कुछ मशकूक हो चुकी है। रोहिना का दिल चाहा कि वो वहीं से वापस लौट जाए, लेकिन एक तो इसका हैंडबैग मसब की गाड़ी में रह गया था, दूसरे को तनहा घर वापस जाकर अम्मी के सवालों का सामना करने की हिम्मत न रखती थी। लिहाजा जब बहुत सोच समझकर इसने अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाने का फैसला किया। ब्यूटिशियन के इसके बाल सेट करने तक मसब वापस आ चुका था।
हैंगर में लटके ब्लू कलर के सूट को देखकर इसका दिल चाहा कि धाड़े मार मार कर रोए, लेकिन वह मजबूरी, वो इस जगह खुद को तमाशा नहीं बना सकती थी। सो खामोशी से कपड़े चेंज करने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सूट की खूबसूरती और नफासत जहाँ इसके किसी महंगे बुटीक से खरीदे जाने की गवाह थी, वहीं इसकी बिल्कुल दुरुस्त फिटिंग व सबके इसके बारे में सही अंदाजे का वाज़ेह सबूत थी। आइए मैम, मैं जल्दी से आपका मेकअप कर दूँ। आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि इन्हें कहीं डिनर पर आपको लेकर फ़ौरन पहुँचना है। इसके ड्रेसिंग रूम से निकलते ही वही लड़की जिसने इसका हेयर स्टाइल सेट किया था फौरी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। यकीनन ये मसहब की सहर अंगेज़ शख्सियत का कमाल था कि वो लोग पहले से मौजूद कस्टमर्स को छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जा थे। वैसे आप बड़ी लकी खातून हैं जो आपके शौहर इतने सब्र व तहम्मुल वाले हैं। नजमा बता रही थी कि आप अपनी हर चीज़ घर पर भूल कर आ गई और वो बेचारे माथे पर कोई शिकन लाए बगैर दोबारा घर वापस जाकर वो सब ले आए हैं, वरना अमूमन मर्द ऐसी और बातों पर शदीद गुस्से में आ जाते हैं। नजमा यकीनन रिसेप्शन पर मौजूद लड़की का नाम था जिसे मसहब ने ये सारी कहानी घड़ कर सुनाई थी, और इसने भी फौरी तौर पर ये सब कुछ अंदर अपनी साथियों तक पहुंचा दिया था। वैसे सच बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले वेटिंग रूम में आपके हस्बैंड की झलक देखी थी। आप तो उनके सामने बिल्कुल यूं ही सी लग रही थी, लेकिन अब जरा सा हुलिया बदलने से बिल्कुल इनके टक्कर की लग रही हैं। आप दोनों यकीनन एक परफेक्ट कपल हैं। जितनी तेजी से इसके हाथ चल रहे थे, इतनी तेजी से जुबान भी फराटे भर रही थी, और रोहिना की मजबूरी ये थी कि वो इस सिचुएशन में इसकी कही किसी बात की तरदीद भी नहीं कर सकती थी। सो खामोशी से बैठी सब्र के घूंट भरती रही। वैसे लगता है कि आप लोगों को अभी नई नई शादी हुई है, क्योंकि आप खासी कम उम्र लग रही हैं, और आपके शौहर भी बहुत फ्रेश और यंग हैं। प्लीज़ ज़्यादा डार्क मेकअप मत कीजिएगा, मुझे पसंद नहीं। ब्यूटिशियन की बात का जवाब दिए बगैर इसने इसे टोका। इसने रोहिना की हिदायत पर इसका वो काफ़ी लाइट मेकअप किया था, फिर भी वो यकसा तब्दील लग रही थी। वेटिंग रूम में इंतज़ार करता मसहब इसे अपने सामने पाकर मबहूत रह गया था। अपनी मिसेस को हमारे पास लाते रहिएगा सर, यकीनन आप हमेशा इसी तरह अच्छा फील करेंगे। इसकी महवियत को भांप कर रिसेप्शनिस्ट ने शरारत से कहा, तो वो बेसाख्ता हंस पड़ा। अगर तुम घर से ही इस तरह तैयार होकर निकलती तो यकीनन हमारा ये 1 डेढ़ घंटा ज़ाया होने से बच जाता। लेकिन तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है प्यारी मिसेस। गाड़ी में बैठकर इसको एहसास दिलाते हुए वो आखिर में कुछ शरारती हुआ दिल ही दिल में पेचोताप खाती रोहिना डैशबोर्ड पर रखा अपना हैंड बैग उठाकर इसमें से कुछ पेपर्स निकालने लगी। अभी इससे अपनी अधूरी रह जाने वाली प्लानिंग को भी तो मुकम्मल करना था। क्या मोहब्बतनामा लिख कर लाई हो मेरे लिए, लेकिन यार जब मैं साथ मौजूद हूँ तो इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। जो कुछ कहना है ज़ुबान से डायरेक्ट कह दो। न जाने आज वो खिलाफ़े मामूल इस कदर रोमांटिक कैसे हो रहा था। रोहिना को अपना दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलता महसूस हुआ। फिर भी वो पेपर्स खोलकर खुद को पूरी तरह इसमें गर्क ज़ाहिर करने लगी। क्या है यार, क्या बोरियत फैला रखी है। मैं तुम्हें लेकर निकला था कि तुमसे कुछ बातें करूंगा, और तुम हो के न जाने क्या फजूल चीज़ लेकर बैठ गई हो। वो इसकी अदम तजीही पर झुंझला ही गया। कोई फजूल चीज़ नहीं, मेरे बायोलॉजी के नोट्स हैं, 2 दिन बाद पेपर है मेरे पास वक्त की शदीद कमी है। तुम गाड़ी चलाओ, जब तक किसी होटल तक पहुंचेंगे मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स याद कर लूंगी। पेपर्स पर नजरें जमाए वो नहायत संजीदगी से बोली। लेकिन मसहब उमैर के तो दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा शोफर हूँ जो खामोशी से गाड़ी चलाकर तुम्हें किसी होटल तक ले जाऊँ, और तुम डिनर कर लो तो वापस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तो अम्मी ने यही कहा था कि तुम मुझे अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहते हो। अब बीच में तुमने क्या क्या फजूल प्रोग्राम बना रखे थे मेरा वक्त ज़ाया करने के लिए। मुझे इसकी तो खबर ही नहीं थी, वरना घर पर ही मना कर देती। इसके ज़हन में मुसलसल यही था कि मसहब जानबूझकर इसका वक्त ज़ाया कर रहा है। सो अपने ख़यालात का इज़हार पूरे इत्मीनान से कर डाला। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस दुनिया की सबसे मसरूफ़ और वक्त की कदरदान खातून के मामलात में मखल हुआ हूँ। जो वक्त गुजर गया है इसे तो वापस लाना मुमकिन नहीं। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि आपके वक्त को मज़ीद ज़ाया होने से बचा लूँ। निहायत तल्ख़ी से इसे जवाब देते हुए इसने गाड़ी का रुख वापसी के रास्ते पर मोड़ दिया था, और फिर फुल स्पीड से गाड़ी दोहराता वो इसे चंद मिनटों में ही वापस घर के गेट पर पहुंचा चुका था। उतरो, एमको की तरह गुमसुम बैठी रोहिना से इसने सर्द लहजे में सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, और वो खाइफ होकर अगले ही पल नीचे उतर गई।
और वो जन से गाड़ी दौड़ाता सेकंडों में इसकी नजरों से ओझल हो गया था और फिर वो चला गया। अम्मी अब्बू के साथ शबीना और तहमीना भी इसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गई थी। इन लोगों ने इससे भी साथ चलने पर इसरार किया था, लेकिन वो एग्जाम की तैयारी का बहाना करके इन्हें टाल गई। इस दिन मसहब के गुस्से में वापसी लौटने पर वो बहुत घबराई थी और इसे लगा था कि इससे कुछ गलत हो गया है, लेकिन फिर सबूही ने इसकी परेशानी को ये कहकर ख़त्म कर दिया, अरे ये लड़के तो होते ही हद से ज़्यादा अनापरस्त और खुद पसंद हैं। मसहब के सारे गुस्से की वजह ये थी कि तुमने इसकी इस कदर प्लानिंग और मेहनत के बावजूद इसे लिफ्ट नहीं करवाई। वो तो यही समझ रहा होगा ना कि तुम जरा से कपड़े और ज्वेलरी देकर इसके कदमों में गिर जाओगी, लेकिन शाबाश है तुम पर कि तुमने इसका सारा गुरूर खाक में मिला दिया। सबूही ने इसका शाना थपकते हुए कहा, अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसे सियोक करने जाने की, वरना वो समझेगा कि तुम्हें इसकी नाराज़गी की फिक्र है। सबूही के मशवरे पर इसने पूरी तरह अमल किया था, ये सोचे बगैर कि इसे जाने से रोकने वाली सबूही खुद जोशो खरोश से मसहब को रुखसत करने गई थी। मसहब की जुदाई के 4 साल इसने बड़ी बेनियाजी से गुजारे थे। अपनी किताबों की दुनिया में मसरूफ वो अपने और इसके दरमियान ताल्लुक को एक तरह से फरामोश ही कर बैठी थी। हालांकि ये कोई ऐसी भूलने वाली बात नहीं थी, खुसूसन ऐसी सूरत में कि ताया अब्बा और ताई अम्मा हर मौका पर इसे इस रिश्ते का एहसास दिलाने तोहफे तोहफ़ के साथ इसके घर आते रहते थे। शायद इसकी बेनियाजी के पीछे सबूही का दिलाया गया ये यकीन था कि मसहब भी अक्सर लोगों की तरह मगरिब की आज़ाद फिजाओं में रच बस जाएगा और इसे अपने और रोहिना के दरमियान जुड़ा रिश्ता हरगिज़ भी याद नहीं रहेगा। इसकी रवानगी के बाद रोहिना ज़हनी तौर पर खुद को इस बात के लिए तैयार कर चुकी थी कि इसका और मसहब का रिश्ता आइंदा आने वाले वक्त में कभी भी टूट सकता है। चुनांचे वो अपने ख्याल की परवाज़ मसहब उम्र तक जाने ही नहीं देती थी। इसने फैसला कर रखा था इसे पढ़ लिख कर अब्बू का दस्तोबाजू बनना है। यूं भी इसे भाई की महरूमी और ताया अब्बा के मुकाबले में अपनी निस्बतन कमज़ोर मुआशी हालत का एहसास अक्सर सताता रहता था। वो अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद अब्बू की जिम्मेदारियों में इनका हाथ बटाने की शदीद ख्वाहिशमंद थी, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर इसकी ज़िंदगी के मामलात को उलझाने के लिए वो वापस आ गया था। खिलाफ़े तवक्का इसके साथ ना तो कोई मेम थी और ना ही इसने रोहिना से अपने रिश्ते पर कोई इतराज़ किया था। अलबत्ता इसके पास अपने कनाडा के 4 साला क़याम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात का एक बहुत बड़ा स्टॉक था और इन वाक़यात में लड़की का ज़िक्र लाज़िम मलज़ूम था। वो रमज़ान के वसत में वतन वापस आया था। रोहिना की बज़ाते खुद इससे कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सबूही इसे एक-एक बात तफ़सील के साथ पहुँचाती रही थी। शबीना और तहमीना के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में से भी अक्सर ऐसे जुमले इसके कान में पड़ जाते थे, जिनका सरासर किसी न किसी तरह सबूही के फराहम करदा मालूमात से जुड़ जाता था। इस सारी सूरत हाल ने मसहब के लिए इसकी बेज़ारी में बेहद इज़ाफ़ा कर दिया था। वो हरगिज़ भी इस जैसी गुफ्तगू करने वाले शख्स से मुलाकात की ख्वाहिश न रखती थी, लेकिन जब ईद के तीसरे दिन ताया अब्बा ने फूफो और इन लोगों की फैमिली को अपने घर दावत पर बुलाया तो इसे मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। मसहब से चाहे इसे कितनी ही उलझन महसूस होती हो, वो ताया अब्बा और ताई अम्मा की मोहब्बतों की दिल से कदरदान थी। अम्मी की ख्वाहिश पर दावत वाले रोज़ वो ताई अम्मा की मदद के ख्याल से काफ़ी जल्दी इनके घर पहुँच गई थी, लेकिन इसका सारा दिन नहायत कोफ्त में गुजरा, क्योंकि मसहब सारा वक्त इसे डिस्टर्ब करता रहा था। इसके रवैये से लग ही नहीं रहा था कि दरमियान में 4 साल का अरसा गुजरा है। वो भी इस तरह के जाने से पहले वो रोहिना से नाराज़ होकर गया था। रोहिना, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ चाय के साथ 4 कबाब तल दो। ये मीठा तुमने कैसा बनाया है? मेहमानों से पहले मुझे चखवा दो, वरना कहीं बाद में सबके सामने सबकी उठानी पड़े। देखो, सलाद रशियन ही बनाना, सादा सलाद मुझे पसंद नहीं। इसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने के बावजूद वो वक्फे से किचन में आकर इससे कुछ ना कुछ कहता रहा। अम्मी, लगता है आप आज अपने किचन के लिए नई बावर्चन अपॉइंट करने के लिए इसकी इम्तिहान ले रही हैं। जब ही बेचारी से एक ही दिन में इतनी ढेर सारी डिशेस बनवा ली हैं। लेकिन देखिए, कोई हतमा फैसला करने से पहले मेरी राय ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आखिरकार भुगतना तो मुझे ही है सारी ज़िंदगी। इसकी इस बात ने रोहिना को बुरी तरह तपाया हुआ था, लेकिन वो ताई अम्मा की मौजूदगी की वजह से मुरव्वतन खामोश रही थी। मसहब, मेरी बेटी को तंग नहीं करो। इसके हाथ में कितना जायका है और ये कितनी सलीकामंद है। मुझे
अच्छी तरह मालूम है, लिहाजा तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। ताई अम्मा ने इसकी दिलजोई के लिए मुसब को सरजनिश भी ऐसे अल्फाज में की थी कि रोहिना का मूड मज़ीद ख़राब हो गया था, और इस रात मसब के साथ होने वाली झड़प दरअसल इसी खराब मूड का शाखसाना थी। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि ये मामूली सी झड़प इसके लिए खतरे का सिग्नल साबित होगी, और वो आनन फानन इसे मसब के साथ रुखसत करने का फैसला कर बैठेंगी। तालीम के बाद जब जॉब करने का ख्वाब तो का था, एक तरफ रहा, वो अपना लास्ट सेमेस्टर भी मुकम्मल नहीं कर सकी थी। इस वाक़ये के ठीक 15 रोज़ बाद इसकी शादी होना करार पा गई थी। ये सूट पहनूंगी मैं बारात के दिन अपनी सारी जिंदगी में ये सूट पहनूंगी मैं बारात के दिन अपनी सारी जिंदगी में मैंने ऐसे कलर्स की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, और अपनी शादी वाले दिन मुझे ये पहनना होगा। नामुमकिन, कतई नामुमकिन। ताई अम्मा को अच्छी तरह पता है मेरी पसंद नापसंद का, और फिर भी इन्होंने मेरे लिए ऐसा सूट लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो रेड और ऑरेंज कंट्रास्ट का नहायत कीमती काम से बोझल गरारा सूट सामने फैलाए नहायत सदमे और हैरानी के आलम में बैठी थी। ये सूट आपके लिए ताई अम्मा ने नहीं बल्कि मसब भाई ने अपनी पसंद से खरीदा है। तहमीना ने इसे मालूमात फराहम की। जब इसे तमीज़ नहीं है ऐसे कामों की तो क्या ज़रूरत है हर मामले में अपनी टांग अड़ाने की। वो झंझलाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको इस सूट में क्या बुराई नजर आ रही है। शहर के सबसे महंगे बुटीक से नहायत छान फटक कर खरीदा है मसब भाई ने। कलर कम्बिनेशन भी वो है जो आजकल इन है। मसब भाई का ख्याल है कि इन रंगों में जिंदगी का जोश और वलवला दिखाई देता है। वो आपकी पसंद के डल और मरे मरे रंग खरीद कर अपना दिल नहीं मार सकते, और वैसे भी आप इस कदर एतराज़ क्यों कर रही हैं? मेरी समझ से बाहर है। जब सजना संवरना इनके लिए है तो इनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल करना होगा। छोटी होने के बावजूद शबीना इसकी गलत बात पर बिल्कुल लिहाज न करती थी। इस वक्त भी इसने रोहिना को इसकी हरकत पर डांट दिया था, क्योंकि वो देख रही थी कि इस वक्त कमरे में सबूही और दीगर कज़न्स भी मौजूद थीं। अगर इनमें से कोई रोहिना के ख्यालात ताई अम्मा या मसब तक पहुंचा देता तो खामखा इसकी अपनी आइंदा जिंदगी में बदमज़गी पैदा होने का अंदेशा था। ये तुमने खूब कहा शबीना, भला क्यों हक नहीं रूही को इस मामले में बोलने का? जब चीज़ इसे इस्तेमाल करनी है तो इसकी पसंद को अहमियत भी मिलनी चाहिए। हस्बे महमूद सबूही ने रोहिना के बिगड़े मिजाज को मजीद बिगाड़ने के लिए सामान किया। सारी जिंदगी अपनी पसंद से ही पहनती रही है, कभी किसी ने इसके मामलात में दखल नहीं दिया। मायूं पर इन्होंने अपनी मर्जी से जर्द के बजाय लेमन कलर का सूट बनवाया। हमने एतराज़ नहीं किया, लेकिन बरी के जोड़े ससुराल वाले अपनी मर्जी और पसंद से नहायत अरमानों से खरीद कर लाते हैं, और हर लड़की वो जोड़ा पहनती है। फिर ये कोई दुनिया की अनोखी है जो इस कदर वावेला मचा रखा है? शबीना ने दो बदू जवाब दिया। अच्छा, अब तुम्हें ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ताई अम्मा से बात करके सूट चेंज करवा लूंगी। बदतमीज वो नहीं तुम हो। इसे तमीज सिखाने के बजाय तुम्हें खुद अपनी तरफ देखना चाहिए। गज़ब खुदा का, जितनी ढील दो तुम इतना ही सर चढ़ती जा रही हो। जहेज में तुमने एक भी ढंग का सूट नहीं बनाया। हम चुप रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बरी के जोड़ों में खामी निकालने लगो। खबरदार जो एक लफ्ज भी निकाला हो अपनी ताई अम्मा के सामने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी न जाने कब कमरे में आई थी, जो दोनों बहनों की तकरार सुन ली थी, और अब इसे बुरी तरह झाड़ कर रख दिया था। अम्मी तो लगता ही नहीं है कि मेरी सगी माँ है। ताई अम्मा के बजाय मुझे तो अम्मा ही अपनी सास लगती है। वो तकिए में सर देकर रोने लगी। तमाम तर बागियाना ख्यालात के बावजूद इसमें इनके हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत न थी। ये मैं हूँ। आईने में अपना अक्स देखकर वो मबहूत ही रह गई। एक बार कई साल पहले भी मसब उमैर की पसंद का लिबास पहनकर तैयार हुई थी। इसे अपनी खूबसूरती का एहसास हुआ था, लेकिन आज तो जैसे आईना खुद इसे झुठलाने पर तुला हुआ था। सामने नजर आता अपने अक्स को वो खुद रोहिना ज़हीर मानने से हिचकिचा रही थी। आज तो मसब भाई के होश उड़ जाएंगे। किसी कज़न ने इसे छेड़ा तो पहली बार इसे अपने दिल की धड़कन में बेतरतीबी महसूस हुई। आज आप इतनी हसीन लग रही हैं कि आपसे मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप इतनी हसीन लग रही हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा आपको अपनी नजरों के साए से हटाने का। दिल चाह रहा है कि ताई अम्मा से कहें आज हमारी आपी को यहीं छोड़ जाए, हम कल इन्हें रुखसत कर देंगे।
तहमीना में अभी काफी बचपना था, सो अक्सर वो बात बेहिसाब से करती थी। जान से मार देंगे मसहब भाई तुम्हें, जो इन्होंने तुम्हारी ये खतरनाक बातें सुन ली। किसी ने जुमला उछाला और हर तरफ जलतरान बज उठे। मसहब मसहब मसहब, हर तरफ एक ही नाम की गर्दान थी। रोहिना का जिद्दी दिल इस नाम के मुसलसल ज़रब से नए काले में ढलने लगा था। शायद ये निकाह के चंद बोलों का एजाज़ था जो वो अपनी कैफियत में बेहद तब्दीलियां पा रही थी। चश्मे बत्तूल, बहुत प्यारी लग रही हो। सबूही के लिए भी अपने वाले पार्लर में बुकिंग करवा लेना। छोटी फुप्पो ने इसकी बलाएं लेते हुए इंकशाफ किया। क्या मतलब फुप्पो? वो कुछ हैरान हुई। अरे भाई, सबूही की फुप्पो का फोन आया था। इसे बहुत अरसे से सबूही को अपने बेटे के लिए मांग रही है, लेकिन मैं डर रही थी इसे इतनी दूर भेजते हुए। लेकिन इस बार इन्होंने बेहद इसरार किया, बल्कि एक तरह से खुद ही फैसला सुना डाला, तो मुझे हाँ करते ही बनी। जब वो इतनी चाह कर रही हैं तो मैं कहाँ तक इनकार करूँ। बड़ी ईद के बाद आएंगे वो पाकिस्तान, तो बस फौरन ही शादी का फरीज़ा अंजाम दे देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो सबूही। देखो, तुम्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद था तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त भी कर दिया। अब अमेरिका जाकर अपनी मर्जी और पसंद से जो चाहो पहनना। कम अज कम वहाँ यहाँ की तरह हर बात में रस्मों रिवाज और पाबंदियों की जंजीर तो ना होगी। ये जाने बगैर कि पप्पू ने मसहब की तरफ से मायूस होने के बाद अपनी नंद के बेटे के लिए हामी भरी है, वो जोश से सबूत की मुबारकबाद देने लगी। खुदा के लिए रोहिना, स्टेज पर तो खामोशी से बैठ जाओ। सब लोग देख रहे हैं और तुम बातें सुना रहे हैं कि दुल्हन के यूं बेशर्मी से पड़ पड़ बातें बनाने पर। अम्मी को तो बस से शौक है बाद में पाबंदी लगाने का। यूं टोके जाने पर इसने मुंह बसोर कर सोचा, लेकिन जब रुखसती के वक्त अम्मी ने इसे गले लगाया तो वो यकदम हर गिला भूलकर इनके सीने से लग गई। खुद भी खूब रोई और इन्हें भी जी भर कर रुलाया। बस करो बेटी, तुम कहीं और तो नहीं जा रही? तुम्हारे ताया अब्बा का घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। ताया अब्बा ने सर पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी तो इसका दिल जैसे ठहर सा गया। उफ खुदाया, ये खवातीन की रस्में मेरा बस नहीं चल रहा था कि तुम्हें वहाँ सबके दरमियान से उठाकर एक पल में अपने बेडरूम में ले आऊं। रुखसती के बाद ससुराल में इसका नहायत पुरजोश इस्तकबाल हुआ था, मगर ताई अम्मा ने हर हर रस्म पूरी की थी, जिसकी वजह से वक्त भी काफी ज्यादा लग गया था। तुम आज कैसी लग रही हो? तुम्हें लफ्जों में नहीं बता पाऊंगा। अगर जानना चाहती हो तो मेरी आंखों में झांक लो। और वो बस जरा की जरा ही इन आंखों की तरफ देख पाई थी, जहां मोहब्बत और शौक के ढेरों रंग सजाए वो इसका मुंतजिर था। मसहब उमैर के लिए इसके दिल के दरवाजे कैसे वाह हुए, बदगुमानी और नाराजगी बादल कैसे छटे, इसे खबर ही नहीं हो सकी। मुझे डैडी से बेहद मोहब्बत है, लेकिन वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे तब लगे थे जब इन्होंने तुम्हें मेरे लिए मांगा था। वो मुझसे भी पहले मेरे दिल की बात जान गए थे, वरना खुद मुझे तो मालूम ही नहीं ना था कि एक इतनी सी लड़की को इसके रूटीन से हटाकर जिंदगी की सरगर्मियों की तरफ मुतवज्जा करने के लिए मेरा दिल क्यों बेचैन रहता था। जब वो लड़की इम्तिहान के दिनों में अपनी सेहत और खाना पीना भूलकर किताबों में गर्क रहती थी, तो मैं इसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो जाता था कि इसकी नाराजगी की परवाह किए बगैर सिर्फ इस ख्याल से कि वो कुछ देर के लिए फ्रेश हो जाए, उल्टी सीधी हरकतें करते इसे स्टडी टेबल से उठने पर मजबूर कर देता था। वो लड़की फीके रंगों वाले लिबास पहनती थी, फिर भी इसके लिए की एक झलक मेरे दिल में कोसों कज़ा के रंग खिला देती थी। इसके इतराफात रोहिना को नई नई दुनियाओं की सैर करवा रहे थे। कनाडा जाने से पहले तुमने मेरे साथ जो सलूक किया था, इससे मैं सख्त हर्ट हुआ था। ऐसा लगता था कि मैं कभी इस बात को भूल नहीं सकूंगा, लेकिन फिर तुम्हारी एक मेहरबानी की वजह से जो तुम 4 सालों में हर रोज मुझ पर करती रही, मैंने तुम्हारा एक कसूर माफ कर दिया। कौन सी मेहरबानी? वो हैरान हुई। तुम हर रोज मेरे ख्वाब में आती थी, मेरी पसंद के रूप में ढलकर। इसने इतनी मासूमियत से बताया कि बेसाख्ता ही रोहिना के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। कितनी देर है तुम्हारी तैयारी में? अम्मी डैडी तैयार बैठे हैं। अगर तुम्हें देर होगी तो मैं इनसे कहता हूँ वो ड्राइवर के साथ चले जाएं, हम लोग बाद में पहुँच जाएंगे। वो जो बड़ी देर से तैयार बाहर बैठा इसका इंतजार कर रहा था, कमरे में दाखिल होते हुए बोला, बस तैयार हूँ मैं, जरा ये नेकलेस पहन लूं। वो लॉक लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। लाओ मैं लगा देता हूँ। वो फौरन ही इसकी मदद को पहुंचा। साड़ी की मैचिंग के नगीनों से मरा नेकलेस इसके सराहीदार गर्दन में बेहद सजने लगा। परफेक्ट कपल। ड्रेसिंग टेबल के आईने में नजर आते अपने और इसके अक्स को देखकर
वो मुस्कुराया। इसे बेसाख्ता ही वो ब्यूटिशियन याद आ गई थी जिसने शादी से पहले इन दोनों को ये टाइटल दिया था। क्या देख रहे हो? इसकी महवियत को नोट करती रोहिना ने पूछा। तुम पहले तो कभी इतने लिश्कारे नहीं मारती थी डियर वाइफ। ये आजकल इतना चमकने कैसे लगी हो? वो इसे छेड़ रहा था। और तुम हर चमकती चीज को सोना समझते हो? नहीं, खैर मेरे लिए तो ये रिमार्क्स बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने तो वहां से हीरा दरियाफ्त किया है जहां तक किसी की निगाह पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। तुम्हें तो मेरी जोराना सलाहियतों की दाद देनी चाहिए, वरना रह जाती वहीं अम्मा बाबा के घर एक कोने में किताबों में मुंह छुपाए। अच्छा बस, अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं, बाहर चलते हैं, ताई अम्मा और तायाबा इंतजार में बैठे होंगे। इसकी बात पर मजीद कोई जवाबी हमला किए बगैर इसने टोका। वो लोग दिए हुए वक्त से वाकई लेट हो चुके थे। उफ आपी, आप पर साड़ी तो बेहद सूट कर रही है। तकरीब चूंकि इन लोगों के मुश्तरका रिश्तेदारों के यहाँ हो रही थी, इसलिए अम्मी लोग भी वहाँ मौजूद थे। तहमीना और शबीना हस्बे मुंह इसकी तारीफ करने लगी। यूं भी आज इसने पहली बार साड़ी पहनी थी। सबूई कहाँ है शबीना? शबीना आई तो होगी फूफू के साथ। थोड़ी देर अम्मी के साथ बैठने के बाद सबूई के लिए बेचैन होने लगी। तुमने दी आवाज, लो हम आ गए, शोखे से लहराती सबूही अगले ही पल इसके सामने थी। बहुत बेवफा हो सबूही, शादी में मेरी हुई है और बदल तुम गई। ये नहीं कि इतने दिनों में एक आध चक्कर लगा लेती या कम अज कम फोन ही कर लेती। वो खफा होने लगी। अरे आप खामखा ही बेचारी सबूही बाजी पर गुस्सा हो रही हैं। आखिर 2 माह बाद इन्हें भी रुखसत होना है, क्या ये इसकी तैयारी ना करे? शबीना ने याद दहानी करवाई। अरे वाकई मैं तो भूल ही गई थी। तुम बताओ सबूही, क्या खरीद लिया इतने दिनों में? ढेर सारी टी-शर्ट्स और जीन्स, शबीना बेसाख्ता बोली। वाकई सबूही, क्या तुम जहेज में ऐसे कपड़े ले जाओगी? रोहीना कदरे हैरान हुई। लाजमी बात है, इंसान को जो पहनना हो वही खरीदेगा। तुम्हारी तरह तो नहीं कि सारे लाइट और सोबर कलर्स और तकरीबात में गोला गंडा बनकर आ जाती हो। खैर ऐसी तो कोई बात नहीं, आप भी तो बेहद अच्छी तरह बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों की शान शान तैयार होकर आई हैं। तहमीना को सबूही की बात बेहद बुरी लगी थी। सच सबूही, क्या वाकई में बहुत बुरी लग रही हूँ इन कपड़ों में? बस सबकी पसंद पर पहनी थी मैंने ये साड़ी, कोई और तो है नहीं मशवरा देने वाला। जैसा इसने कहा मैंने कर लिया। वो हस्बे मामूल सबूही की बातों में आ चुकी थी। तुम्हें क्या जरूरत है इसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने की? वही पहना करो जो तुम्हें खुद पसंद हो। सबूही इसे मशवरों से नवाज रही थी और शबीना अपनी बड़ी बहन की अकल पर मातम कर रही थी, जिसे अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान तक न थी। उठो उठो ना मसब, मुझे देर हो रही है। बालों में जल्दी जल्दी ब्रश चलाते वो इससे बोली, जो नहायत सुस्ती से बैठकर आंखें मूंदे लेटा था। यार आज तो मेरे दिन और छुट्टी नहीं कर सकती। वो अपनी जगह पर लेटे लेटे ही कसमस आया। हरगिज़ नहीं, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और शादी के बखेड़े में पहले ही इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि मैं अब मज़ीद एक भी छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे तुम खुद भी सुस्ती छोड़कर उठ खड़े हो। मैंने ताया अब्बा से कह दिया है कि आज से तुम भी ऑफिस ज्वाइन करोगे। अच्छा तो थोड़ा लेट चली जाना, मैं 10 बजे तक ऑफिस जाऊंगा तो तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। एक आध क्लास छूट जाने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अगर तुम्हारा मूड नहीं हो रहा है उठने का तो तुम आराम करो, मैं पॉइंट से चली जाऊंगी। वो जानती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ इसे अपने सामने बिठाए रखने के लिए बहानेबाजी से काम ले रहा है, लिहाजा ऐसी बात कही कि इसे उठते ही बनी। अच्छा ताई अम्मा तायाबा, चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। डाइनिंग टेबल पर इन दोनों के को बैठे देखकर इसने कहा, अरे बेटी नाश्ता तो कर लेती, सुबह सुबह खाली पेट घर से जा रही हो। वहीं यूनिवर्सिटी में कैंटीन से लेकर खा लूंगी ताई अम्मी, आप फिक्र ना करें। इनके टोकने पर वो यकीन दहानी करवाने लगी। अम्मी आप इसे इसके हाल पर छोड़ दें, अब इस पर पढ़ाई का भूत सवार हो चुका है और इस भूत की मौजूदगी में ये मोहतरमा किसी भी चीज़ को घास डालने वाली नहीं। वो कदरे खफगी से बोलता इसके साथ बाहर की तरफ बढ़ा। मसब आज तुम कुछ भूल नहीं गए? यूनिवर्सिटी गेट पर गाड़ी से उतरने से कबल इसने मसब से पूछा। क्या? वो अनजान बना। मेरी तारीफ करना, आज तुमने मेरी तारीफ नहीं की। आज वो अपने जहेज का कॉटन का सूट पहने हुए थी।
हाँ ठीक लग रही हो। सिर्फ ठीक? वो मायूस हुई। यार तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता। मसब के जवाब ने इसे कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ा था। वो नहायत खामोशी से गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ गई। यूनिवर्सिटी में इसका सारा दिन बेदिली से गुजरा। वो इस कदर अपसेट थी कि सुबह भी इसके मूड को महसूस किए बगैर न रह सकी। क्या बात है रोहिना, तुम काफी चुप चुप लग रही हो, क्या मसब ने कुछ कहा है? इसके पूछने की देर थी, रोहिना ने इसे अलिफ से ये तक सब बता दिया। भाई मैं तो यही कहूंगी कि इसमें मसब से ज्यादा तुम्हारा अपना कसूर है। इन 10-15 दिनों में ही तुम इस कदर इसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी हो कि आज जरा सा खिलाफ मामूल होने पर इसका मिजाज बिगड़ गया। अगर तुम पहले दिन से ही अपनी पसंद को तरजीह देती तो आज उसकी हिम्मत ना होती तुम्हें यूं डिग्रेड करने की। यार तुम्हें नहीं पता कि शादी के बाद शौहर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम खुद ही समझ जाओगी। सबूही के मुंह इल्जाम ठहराने पर वो बेबसी से बोली, खैर मैं कम अज कम तुम्हारी तरह इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि दूसरे की पसंद नापसंद को खुद पर मुसल्लत करने लगूँ। समूही ने नाक चढ़ाकर नखवत से जवाब दिया था। देखो मसब, ये सूट कैसा रहेगा शाम में पहनने के लिए? आज ही यूनिवर्सिटी से वापसी पर सबूही के साथ खरीद कर लाई हूँ। तहमीना के पास होने की खुशी में अम्मी ने घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ था। बिल्कुल बेकार, तुम कोई दूसरा सूट पहन लो। मसब ने एक ही नज़र में सूट को रिजेक्ट कर दिया। तुमसे तो राय लेना ही बेकार है। तुम्हें ना तो कभी मेरी कोई चीज़ पसंद आती है और ना ही कभी तौफीक होती है कि मेरी तारीफ करो। वो पैर पटक कर गुस्से से वहां से जाने लगी, लेकिन मसब ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोक लिया। क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारी कोई चीज़ पसंद नहीं आती? हाँ तो क्या गलत कहा? कभी पसंदीदगी का इजहार किया है तुमने किसी चीज़ पर? और मैं तुम्हारी तारीफ भी नहीं करता। हाँ नहीं करते। मसब की उंगलियां इसके बाजू में गड़ी जा रही थी। और अब तुम आइंदा मुझसे किसी चीज़ के बारे में राय भी नहीं लोगी? हरगिज़ नहीं। जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। अब अगर तुमने कभी मुझसे राय लेने की कोशिश भी की तो तुम्हें नाकामी होगी। तुम तरस जाओगी मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को। इसके बाजू पर मसक की उंगलियों की गिरफ्त ढीली हुई थी, लेकिन लहजा इतना सख्त था कि वो खुद कई लम्हों तक साकत खड़ी रह गई। शादी के महज 25 दिन बाद ही एक छोटी सी बात के पीछे वो अपने दरमियान एक बड़ी खलीज हायल कर चुके थे। खीर बहुत मजे की है बेटा, सच मजा आ गया, वरना तुम्हारी ताई अम्मा तो चावल और दूध का मलबा बनाकर सामने रख देती हैं और कहती थी कि ये खीर है। हम भी मजबूरी का नाम शुक्रिया समझकर खा लेते थे, लेकिन खीर का असल जायका तो आज ही मालूम हुआ है। ताया अब्बा इसकी तारीफों के साथ साथ ताई अम्मा को छेड़ने का फरीजा भी अंजाम दे रहे थे। ये तो सच है कि रूही बेटी ने बहुत मज़े की खीर बनाई है, लेकिन भाई साहब आप भाभी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इनके पकाए खानों की धूम तो सारे खानदान में है। नरजिस फुप्पो, जो आज इत्तफाकन ही सबूही के साथ वहां पहुंच गई थी, चमचा भरकर खीर मुंह में रखते हुए बोली, तुम्हारे भाई साहब की तो शुरू से यही आदत रही है नरजिस, मुझे छेड़ने के लिए अक्सर बिलावजा भी बुराई कर देते हैं, लेकिन मैं इनके मिजाज को समझती हूँ। इनकी पसंद नापसंद जानने के लिए मुझे कभी जुबानी तारीफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं चेहरे के तासुरात से भी इनकी मर्जी जान लेती हूँ। ताई अम्मा के अल्फाज पर ताया अब्बा के होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट इस बात की गवाह थी कि वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मसब और लो खीर। यकदम ही इसकी नज़र मसब के सामने रखी खाली प्याली पर पड़ी तो इसने कदरे फासले पर रखा बाउल इसकी तरफ बढ़ाया। वो थोड़ी सी खीर अपनी प्याली में डालकर खामोशी से खाने लगा। बाकी अफराद की तरह इसने खीर की तारीफ नहीं की थी और ना ही मजीद खीर खाने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन रोहिना ने खुद ही इसकी ख्वाहिश का अंदाजा कर लिया। वाकई ताई अम्मा ठीक कहती हैं, इंसान चाहे तो सामने वाले के तासरात से भी इसकी पसंद नापसंद जान सकता है। इसने बेसाख्ता ही सोचा। रूही, तुम मुझे भी अपनी जैसी खीर पकाना सिखा देना। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि सबूही ने अचानक ही इससे फरमाइश की, अरे लेकिन तुम्हें तो कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं। वो हैरान हुई। अहमद कह रहे थे कि इन्हें मुलाजमिन के हाथ का खाना पसंद नहीं, खाना मुझे खुद ही बनाना होगा। और खीर के बारे में तो इन्होंने ख़ास तौर पर बताया था कि इनकी पसंदीदा डिश है, तो मैंने सोचा सीख लूँ। यकीनन वो फ़ोन पर अपने मंगेतर से राब्ते में रहती थी। चलो अच्छा है, लड़कियों को अपने घर के ये छोटे-मोटे काम कम से कम कुछ ज़रूर करने चाहिए। किसी की पसंद में दाल ढलने का दावा करने वाली सबूही को कुछ जताए बगैर वो आम से लहजे में इसके फैसले को सराहने लगी। हफ्ते को सिर्फ 2 क्लासेस हैं, हम लोग जल्दी फारिग हो जाएंगे। तुम मेरे साथ
दफ़ा पोस्ट चले जाना, मुझे कुछ कपड़े काम बनने के लिए देने हैं। सब लोगों को चाय सर्व करने करके वो सुबह के साथ टेरेस पर आकर खड़ी हुई थी तो इसने कहा, लेकिन तुम तो वहाँ के हिसाब से ड्रेसेस खरीद रही थी, फिर ये अचानक काम वाले सूट बनाने का ख्याल कैसे आ गया? रोहिना को झटकों पर झटके लग रहे थे। अमर को बताया था मैंने अपनी शॉपिंग के बारे में, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि मैं रवायती दुल्हनों वाले कपड़े ही बनूं। तो बस मैंने पिछली सारी शॉपिंग लपेट कर रख दी। जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, इसकी पसंद नापसंद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। इसे शोहर की पसंद पर चलने पर बातें सुनाने वाली अपनी मंगेतर की एक-एक बात पर अमल कर रही थी। सही कहती थी शबीना, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान करने बैठ जाती हूँ। पूरा हफ्ता गुजर गया, मसद ने ढंग से मुझसे बात नहीं की और तारीफ करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, जब मैं इसकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखूंगी तो वो कैसे मेरी तारीफ करेगा? वो वहीं खड़े खड़े अपना मुहासबा कर रही थी। आज मैं बकरे लेने मंडी जाऊंगा। डैडी का इरादा तो गाय की कुर्बानी करने का है। मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि वो ईद से एक दिन पहले जानवर लेकर आएंगे, लेकिन मैं आज ही लाना चाहता हूँ। कम से कम कुछ दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करने का मौका तो मिले। सुबह वो ताई अम्मा लाउंज में बैठे थे तो मसब ने ऑफिस के लिए निकलने से कबल इन्हें आगाह किया और फिर वो शाम को 2 नहायत सेहतमंद बकरों के साथ घर वापस आया। व्हाइट वाला बकरा मेरा और ब्लैक रोहिना का है। ताई अम्मा के इस्तफसार पर इसने बताया, अगर तुम्हें अपना बकरा पसंद ना आया हो तो बता दो, तुम्हारी पसंद से दूसरा ले आऊंगा। नहीं ठीक है, इसके पूछने पर रोहिना ने जवाब दिया था। जिस तरह आजकल वो बकरों पर फिदा था, इसे बकरे सख्त जहर लग रहे थे। ऑफिस से वापसी पर बनी सबरी रोहिना की बजाय इसकी तवज्जो को मरकज बकरे होते थे। दिन भर तो मुलाजिम बकरों की देखभाल करता था, लेकिन ऑफिस से वापसी पर मसब बिछड़ी माँ की तरह इनकी लांसबरदारियों में जत जाता था। सफाई सुथराई और खिलाने पिलाने में इसका दोनों बकरों के साथ यकसा सलूक होता था, लेकिन मोहब्बत का जो इजहार इसे अपने बकरे के लिए होता था वो रोहिना के बकरे के लिए नहीं। रोहिना इसकी इस हरकत पर अंदर ही अंदर कुर्ती रहती थी। गोया रोहिना तो एक तरफ ही रह गई, इसके नाम के बकरे से भी उल्टा-फात बरतने को तैयार न था। मसब के इस रवैये ने इसे कमला कर रख दिया था। वो जो पहनने ओढ़ने में इसकी पसंद का ख्याल रखने लगी थी, अब इस जानिब से बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। दूसरी तरफ वो बिल्कुल मगन था। ईद से एक रोज़ पहले इसने अपने बकरे की पुश्त पर मेहंदी से ईद मुबारक लिखा। सफ़ेद बकरे पर सुर्ख-सुर्ख मेहंदी से लिखे अल्फाज बड़े दिलकश लग रहे थे। गले में रंग-बिरंगे मोतियों का मनका पड़ा था। बकरे की सजधज पर मालिक और बकरा दोनों ही बड़े मसरूर थे। सॉरी मियाँ बकरे, हम तुम्हें भी सजाते संवारते, लेकिन तुम्हारी मालकिन काफ़ी सोबर खातून है। इन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं, इसलिए हम ये इम्तियाजी सलूक करने पर मजबूर हैं। अपने बकरे को सजाने के बाद इसने रोहिना के बकरे से बाआवाज़ बुलंद माजरत की थी। पीछे खड़ी रोहिना इसकी इस बात पर पैर पटकती हुई वापस अंदर चली गई और मसब का दिल चाहा कि खूब जोर से कहका लगाए। मसब और तुम्हारे ताया अब्बा नमाज पढ़कर वापस आते ही होंगे। बेटा तुम सारे काम छोड़ो और पहले तैयार हो जाओ, पहली ईद है तुम्हारी शादी के बाद। अच्छा नहीं लगता यूँ सर झाड़ मुँह फाड़ फिरना। तुमने तो मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई। तुम्हें शौक नहीं इसलिए मैंने जोर नहीं दिया, लेकिन कम से कम अब अच्छी तरह तैयार हो जाओ, फिर बाकी सारा दिन गोश्त संभालने और बांटने में बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी। ताई अम्मा के जोर देने पर वो बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आ गई। अगरचा इसकी शादी के बेशुमार सूट अभी अनछुए ही रखे थे, लेकिन ईद के लिए नया सूट बनाने की बात ही अलग होती है और मसब ने इसे ऐसी कोई पेशकश नहीं की थी। अम्मी ने भी बजाय ईदी का जोड़ा भेजने के रकम भिजवा दी थी, क्योंकि वो दूसरों की खरीदी हुई चीज़ें कभी भी पसंद नहीं करती थी। हर एक की पसंद को रिजेक्ट करके अपनी मर्जी चलाने का ये अंजाम है कि आज मेरे पास मैके से आई ईदी का जोड़ा तक नहीं, जो कि हर लड़की के लिए मान की हैसियत रखता है। वो पछतावों में घिरी बैठी थी। आंसुओं के कई कतरे आंख से निकलकर रुखसारों पर फैल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अचानक ही मसब की आवाज़ कमरे में गूंजी तो वो जल्दी जल्दी आंसू साफ करके संभल कर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हुई? अम्मी तो कह रही थी कि तुम तैयार हो रही हो।
क्या फ़ायदा तैयार होने का, किस के लिए तैयार हूँ। वो बावजूद ज़ब्त के एक बार फिर इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुम किसके लिए तैयार होना चाहती हो, ये तो तुम्हें खुद ही मालूम होगा। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किसके लिए श्रृंगार करना चाहती हूँ। एक शादीशुदा औरत अपने शौहर के सिवा किसके लिए सजती है। मसक की बेरुखी इसे मारे दे रही थी। तुम्हारे रवैये से तो कभी ऐसा जाहिर नहीं हुआ। आज वो सारी कसर निकालने पर तुला था। वो मेरी नादानी थी कि क्या मेरी जरा सी गलती की सजा तुम सारी उम्र देते रहोगे। वो बुरी तरह रो पड़ी। इस बार वो बर्दाश्त न कर सका और उसे बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिला रहा था तुम्हारी बेवकूफ़ी और नादानी का। तुम क्या समझती हो, मुझे खबर नहीं तुम्हारे मामलात की, या मैं तुम्हारा मिजाज नहीं समझता। शादी से पहले तुम्हें कौन बहकाता था और शादी के बाद तुम्हें अच्छा खासा पटरी पर चलते चलते किसने नीचे उतारा था। मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं चाहता था कि इस बात को मेरे बताए बगैर तुम खुद समझो। जिंदगी का सफर इस तरह नहीं गुजारा जा सकता कि तुम दूसरों के बहकावे में आकर उल्टे सीधे काम करती रहो और मैं तुम्हें सुधारता रहूं। अगर लोगों की बातों में आकर फैसले करने की आदत मुझे होती तो शायद आज हम दोनों मियाँ बीवी ना होते। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे समझा रहा था और इसके सीने पर सर रखे आंसू बहाने में मसरूफ थी। अच्छा चलो शाबाश, रोना बंद करो, तैयार हो जाओ, अम्मी डैडी इंतजार कर रहे होंगे। इससे आहिस्ता से खुद से अलग करते इसने उंगली की पूंछ से इसके आंसू पोंछे। मेरे पास ईद का सूट नहीं है, वो बसूरी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने अहम दिन तुम्हें भूल जाता। वो बोलते हुए अलमारी की तरफ गया और एक बड़ा सा पैकेट निकाल कर इसे थमाया। अच्छा तो ये मेरे लिए था, मैंने सोचा पता नहीं क्या चीज़ है, खोल कर ही नहीं देखा। वो जल्दी जल्दी पैकेट खोल खोल कर इसमें से सामान निकालने लगी। तुम 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ, फिर मुझे कसाई से भी मामले निपटाने हैं। और वो वाकई नहायत फुर्ती से काम देकर 10 मिनट में तैयार हो चुकी थी। वो जानती थी कि वो इसे ईद के लिबास में देखे बगैर बाहर नहीं जाना चाहता। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त, अब लग रही हो ना तुम मिसेस रोहिना मसल। वो बहुत खुश था इसे अपने पसंद के लिबास में देखकर। तुमने अपने बकरे को तो खूब सजाया और मेरा बकरा बेचारा ऐसे ही खड़ा है मासूम जानवर के साथ नाइंसाफी करते। जरा शर्म न आई। अचानक इसे याद आ गया था। फिक्र मत करो डियर वाइफ, तुम्हारी तरह तुम्हारे बकरे की आरइश की सारी चीजें भी संभाल कर रखी हैं। इसके शिकवा करने पर इसने मुस्कुरा कर बताया, ठीक है लेकिन एक चीज अब भी रह गई। वो क्या? ईदी। अच्छा लेकिन ईदी लेने के लिए ईद मिलना भी तो जरूरी होता है। वो शरीर हुआ। हाँ तो जब तुम नमाज पढ़ कर आए थे तो ईद मुबारक नहीं कहा था तुम्हें। वो इसके तेवर समझकर बात बनाने की कोशिश करने लगी। ईद तो वैसे ही मिली जाएगी जैसा कि रस्म है। रस्म दुनिया है, मौका है और दस्तूर भी है। वो अपनी बाहें वाह किए खड़ा था और रहीना ने इन्हें इन बाहों में समाने में देर न की। सुबह ईद इसके लिए मुसट्टों की प्याम्बर बनकर आई थी। चलें गाइस, ये था आपका नोवेल। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाज़मी कमेंट कीजिएगा, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।